नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की जो अपनी प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे दोस्तों सीरीज नंबर 15। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, लेकिन कितने प्रश्नों को अपन कर पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। ये 3 काम करने के बाद में आप क्लास को जरूर स्टार्ट करें। और कल सुबह 9 बजे अपनी जो इम्पोर्टेंट मॉर्निंग के अंदर क्लास रहेगी वो थ्योरी की क्लास रहेगी दोस्तों यहाँ पे CG से संबंधित। तो CG की क्लास यानी गुरुत्व के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो कल की इंपॉर्टेंट क्लास भी आप सुबह 9 बजे ज्वाइन जरूर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिना टाइम खराब किए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं अपन। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर करने में आप जरूर कमी कंजूसी ना करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे लार ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन दोस्तों, जल्दी से जल्दी प्रश्नों का आंसर अपन कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चले। तो लार ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टाइलिन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टाइलिन हार्मोन लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? दोस्तों, मानव शरीर में कितनी जोड़ी है वो लार ग्रंथियाँ होती है, अपने को यहाँ पे जोड़ी पूछा गया है कि कितनी जोड़ी है जो लार ग्रंथियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, यानी जो लार ग्रंथियाँ होती है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है किस में पाई जाती है, तो वो मुँह के अंदर पाई जाती है। तो वो कितनी जोड़ी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये जो अपना फेस होता है, मान लो ये अपना जो चेहरा मुंह होता है उसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड यानी 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी होती है, तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 जोड़ी। दोस्तों यहाँ पे संख्या नहीं पूछी गई है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियाँ होती है? दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियाँ होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पीछे वाले प्रश्न नंबर में अपन को पूछा गया था कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। दोनों ही शब्दों में अंतर है। तो जोड़ी पूछे तो 3 जोड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पे कितनी लार ग्रंथियाँ है तो टोटल यहाँ पे संख्या के आधार पर देखें तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 लार ग्रंथियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे लार जो 6 लार ग्रंथियाँ है उनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछी गई है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पेरोटिड, मंडिबल, अग्नाशी या सबमेंडिबुलिस, कौन सी ग्रंथि है जो 6 लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है? प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पेरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों। क्लास को शेयर करने में आप कभी ना छोड़े। सुबह कल 9 बजे यहाँ पे ध्यान रखना है, कल सुबह 9 बजे क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, वो रहने वाली है CG यानी गुरुत्व केंद्र की इंपॉर्टेंट क्लास, जहाँ से सीधा सीधा एक पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो कल सुबह मॉर्निंग 9 बजे CG से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास आप जरूर लेना ना भूलें। इसमें प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली की लंबाई पूछी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रास नली की लंबाई पूछी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली फूड पाइप के नाम से भी इसे अपन यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो
ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 20, 30, 25 या फिर 40 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ये ग्रास नली की लंबाई यहाँ पे रहती है। यानी जो दोस्तों यहाँ पे ये अपना मान लो ये मुख वाला पोर्शन है, ये अपना मुख का पोर्शन है, इसके बाद में यहाँ से ध्यान रखना है, मुख के बाद में यहाँ से लेके ट्रेकिया होता है, उस ट्रेकिया तक यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की ग्रास नली पाई जाती है। उसके बाद में सीधा सीधा यहाँ पे आपको मैं बता दूं वो आमा से स्टार्ट हो जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अब ग्रसनी की पूछी गई है, इससे पहले वाले प्रश्न में ग्रास नली की पूछी गई थी, अब यह ग्रसनी की पूछी गई है कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 10, 12, 14 या फिर 16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो यहाँ पे रहने वाली है 12 सेंटीमीटर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ये ग्रसनी की लंबाई होती है। और ग्रास नली की पूछे दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चले दोस्तों क्लास पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने में कमी ना रखे और लाइक भी आप करते रहे। लाइक और शेयर की संख्या में कभी भी यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, फिर आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा आपके लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दांतों के कौन से भाग को अपन पल्प कहा जाता है। दांतों का कौन सा भाग है जिसे अपन पल्प के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे दांतों के 3 ही भाग होते हैं। मान लो ये कोई दांत है तो दांतों के 3 भाग होते हैं, ये ऊपरी भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये निचला भाग होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। निचला भाग जो कि मसूड़ों के अंदर होता है वो निचला भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों ऊपरी भाग, इसे अपन ऊपरी भाग, और बीच का मध्य भाग, और जो मसूड़ों के अंदर होता है वो निचला भाग होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कौन से भाग को अपन यहाँ पे पल्प के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मध्य भाग को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे दांत के जो मध्य भाग है, मिडिल जो पोर्शन है दांत का मध्य भाग ये वाला, इसे अपन पल्प के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 दांत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे दांत कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। दांत के प्रकार बताने की कितने प्रकार के होते हैं। तो 32, 20, 12 या 4। प्रश्न नंबर 8 और सही रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दांतों का प्रकार पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, तो वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन दांत कितने कुल होते हैं तो वो कुल 32 दांत होते हैं मुंह के अंदर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं दांतों को वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और जो मोलर होता है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी इंसाइजर को अपन कर्तनक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक के नाम से जानते हैं, जो संख्या में 2, 1, 2, 3 के यहाँ पे रहने वाले हैं एक मसूड़े के अंदर, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई पूछी गई है वो लगभग कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं 90% भोजन है, 90% भोजन छोटी आंत के अंदर, यहाँ पे छोटी आंत के अंदर ही पचता है, उसका ही पाचन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो यहाँ पे लगभग पूछी गई है कि कितनी होती है। तो प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 मीटर होती है, लगभग 6 मीटर होती है। अगर एग्जैक्ट के रूप में भी देखें तो लगभग 6.25 मीटर के रूप में रहती है, यानी 22 फीट के लगभग, ये फीट के अंदर भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 22 फीट के लगभग 22 से 23 फीट रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे स्टार्च होता है उसके पाचन के लिए यहाँ पे शरीर के कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन शरीर में करता है। जैसे दोस्तों शरीर में वसा का पाचन,
प्रोटीन का पाचन ऐसे होता है। इसी प्रकार शरीर में वसा का पाचन, स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे जिम्मेदार रहता है जो पचाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन HCl के नाम से भी जानते हैं, शरीर में HCl पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च के पाचन के लिए उपयुक्त होता है। पेप्सिन एंजाइम, ये अपने को यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम लार से संबंधित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम ये आमाशय से संबंधित रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आमाशय से संबंधित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो एमाइलेज एंजाइम है दोस्तों वो अपने को स्टार्च का पाचन करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना करें। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे जो पाचन तंत्र होता है उसका जो प्रारंभिक भाग है वो क्या कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे बता रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो प्रारंभिक भाग होता है वह क्या कहलाता है। ग्रसनी, आमाशय, मुख, छोटी आंत। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, जो पाचन तंत्र होता है वो कहाँ, ये अपना मुख होता है, मान लो मुख से लेके ये अपनी यहाँ से होता हुआ सीधा ये अपनी मुख, उसके बाद में ये ग्रसनी, ग्रासनली, फिर ये आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर इसके बाद में बड़ी आंत और ये गुदा द्वार तक जाता है। तो उस सबसे पहले अपना भोजन किस में खाते हैं, तो मुख में खाते हैं, ये अपने को यहाँ पता है। तो मुख से ही अपना यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन तंत्र का जो प्रारंभिक भाग होता है वो मुख होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मुख, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो पाचन नली होती है उसकी लंबाई पूछी गई है, वो लगभग कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पाचन नली कौन सी होती है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये अपना मुख वाला भाग आ गया मान लो। इसके बाद में ये अपना, इसके बाद में सीधा सीधा वो जाता है आगे तक, ये आमाशय आ गया, आमाशय स्टोमक, फिर छोटी आंत हो जाती है इसके चारों तरफ, छोटे आंत के बाद में फिर बड़ी आंत आ जाती है और फिर लास्ट में ये गुदा द्वार आ जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मुंह से लेकर जो ये प्रक्रिया गुजर रही है, मुख के बाद में ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत और गुदा द्वार तक जाता है, तब तक ये टोटल लंबाई क्या कहलाती है, तो वो पाचन तंत्र कहलाती है, पाचन नली कहलाती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 9 मीटर, यहाँ पे ध्यान रखना है, लगभग 9 मीटर या फिर 30 से 32 फीट, ध्यान रखना है दोस्तों, 30 से 32 फीट ये टोटल यहाँ पे पाचन तंत्र या पाचन नली की लंबाई होती है, जिसमें छोटी आंत भी आती है, बड़ी आंत आती है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और गुदा द्वार तक, इतने अंग मिलकर मुख से और मुख इतने अंग मिलकर यहाँ पे पाचन नली बनती है, जो लगभग 9 मीटर के लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत को कितने भागों में बांटा जाता है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत होती है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको शुरू में बता दी थी, लगभग 6 मीटर या फिर 6.25 मीटर लगभग पाई जाती है। यानी अगर अपन इसको देखें तो 20 से 22 फीट की रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इसको कितने भागों में बांटते हैं, मान लो दोस्तों ये छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत को अपन यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 3 भागों में इसको अपन यहाँ पे बांटते हैं। अब 3 भागों में प्रथम भाग को अपन डेडोनम के नाम से जानते हैं, दूसरा जेजुनम और लास्ट का होता है वो इलियम के नाम से जानते हैं। डेडोनम, जेजुनम, इलियम, जो पहला भाग होता है वो डेडोनम का होता है, फिर इसके बाद में जेजुनम होता है, फिर इलियम का भाग होता है। ये क्रम से अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, डेडोनम, जेजुनम और इलियम, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जेजुनम किसका भाग होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया है जेजुनम किसका भाग होता है, ये अपने को यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर अपने को बताना है। आमाशय, ग्रासनली, छोटी आंत, बड़ी आंत। दोस्तों मैंने अभी बताया है जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, एक डेडोनम, दूसरा जेजुनम और लास्ट वाला होता है वो इलियम के नाम से जाना जाता है।
तो ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो जेजुनम होता है वो जेजुनम किसका भाग हो गया, तो वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेंसेंटी का भाग होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अब बड़ी आंत की पूछी गई है, यानी बिग स्मॉल इंस्टेंट के बारे में पूछा गया है। ये अपने को यहाँ पे बताना है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 2, 1.5, 3 या 3.5 मीटर, इनमें से कौन सा रहेगा। दोस्तों इसी के साथ में छोटी आंत की लंबाई मैंने बताई दी कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.25 मीटर के लगभग होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे, तो बड़ी आंत की लंबाई रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 1.5 मीटर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 1.5 मीटर के लगभग होती है, यानी 5 से 6 फीट। ये अपने को ध्यान रखना है, 5 से 6 फीट की ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फीट में पूछे तो 5 से 6 और मीटर में 1.5 मीटर के लगभग। अगर अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पे बड़ी आंट 1.5 मीटर, छोटी आंट वो 6.25 मीटर। तो इस प्रकार अगर अपन इसको देखें तो 8.8 मीटर के लगभग ये होता है, और लगभग पूरी पाचन नली को देखते हैं तो वो 9 मीटर के लगभग होती है। इस प्रकार इसमें मुख भी आ जाता है, आमाशय भी आ जाता है। इस प्रकार मिलकर ये टोटल पाचन तंत्र बन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। दोस्तों प्रश्नों की जो व्याख्या की जाती है उसको आप ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें एक ही प्रश्न में अपन 10-15 प्रश्नों की विस्तृत डेफिनेशन कर पाते हैं। तो आप ध्यान से व्याख्या को जरूर सुनते रहे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, व्यक्ति में स्थायी दांत कौन से होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति में स्थायी दांत पूछे गए हैं वो कौन से होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों दांत 2 प्रकार के, वैसे 4 प्रकार के अपन दांतों को बांटते हैं, लेकिन स्थायी और दांत स्थायी एक तो स्थायी श्रेणी में आता है और एक अस्थायी श्रेणी में भी आता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अस्थायी श्रेणी में यहाँ पे 20 दांत होते हैं और स्थायी श्रेणी में 12 दांत होते हैं। टोटल यहाँ पे 32 दांत होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो 20 दांत होते हैं अस्थायी श्रेणी के, उनको अपन दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे स्थायी दांत पूछा गया है कि स्थायी दांत कौन से होते हैं, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर या फिर उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, ये यहाँ पे क्या कौन से दांत कहलाते हैं, तो स्थायी दांत कहलाते हैं। और इसी के दांत में अस्थायी दांत होता है दोस्तों, वो अस्थायी दांत यहाँ पे मोलर के नाम से जाना जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा, प्रतिदिन कितना जठर रस का स्त्राव होता है। दोस्तों यहाँ पे डेली अपना जो जठर जूस है, बाइल जूस है, जठर रस है, वो कितना मात्रा में निकलता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जठर रस दोस्तों यहाँ पे आमाशय से, और आमाशय के अंदर होता है जठर रस, साथ में ही यकृत द्वारा बाइल जूस भी इसमें ही आ जाता है। तो जठर रस होता है आमाशय में होता है, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। वो प्रतिदिन कितनी मात्रा में आता है और उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जठर रस है वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर के लगभग यहाँ पे शरीर में आमाशय के अंदर जठर रस का स्राव होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में कौन सी छोटी आंत का कौन सा भाग है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से छोटी आंत का कौन सा भाग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। छोटी आंत का भाग पूछा गया है दोस्तों, मैंने बताया था छोटी आंत 6.25 मीटर या फिर 6 मीटर के लगभग होती है, और इसके 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और लगभग 90% भोजन है वो इसी आंत में पचता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी ये तीनों भाग ही किसके हैं, तो ये छोटी आंत के रहने वाले हैं। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला जो अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों यहाँ पे, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है जिसके 3 भाग होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो इलियम, जेजुनम, रेक्टम, कोलन कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों छोटे आंत के 3 भाग मैंने बताए थे,
एक शुरू में जो डेडोनम होता है, फिर जेजुनम होता है और फिर लास्ट में इलियम होता है। लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इलियम। ध्यान रखना है दोस्तों, जो इलियम भाग होता है, ये इलियम यहाँ पे सबसे बड़ा भाग होता है। छोटे हाथ का सबसे बड़ा भाग होता है वो इलियम होता है, जो लास्ट में होता है। और ये लगभग कितना मीटर लंबा होता है, तो ये लगभग दोस्तों 3.5 मीटर लंबा होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 3.5 मीटर लंबा होता है। यानी टोटल छोटे हाथ की लंबाई होती है वो 6.25 मीटर के लगभग होती है। उनमें से 3.5 मीटर लंबा अकेला भाग इलियम होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, आइसोफेगस का संबंध किस तंत्र से होता है। दोस्तों आइसोफेगस का संबंध है वो किस तंत्र से होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे आइसोफेगस का संबंध हुआ है वो किस तंत्र से होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 सही आंसर रहने वाला है, उसे अपन पाचन तंत्र से संबंध होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। जो इसोफेगस है दोस्तों, आइसोफेगस है, उसे अपन यहाँ पे पाचन तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे, बाइल जूस द्वारा किसका पाचन किया जाता है। दोस्तों जो बाइल जूस है जो आमाशय के अंदर आता है, ये किसको पचाने में सहायक होता है, इसका पाचन किसके पाचन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या फिर खनिज लवण। प्रश्न नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो बाइल जूस जो आमाशय के अंदर होता है दोस्तों, वो आमाशय में बाइल जूस होता है, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन ये स्रावित होता है। और जो किसके पाचन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। वसा यानी फैट के पाचन के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो रहने वाला है बाइल जूस। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो किसके द्वारा, तो ये यकृत और जो बिलिरुबिन होता है दोस्तों, जो अपचित होता है उसका भाग होता है बाइल जूस। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। दोस्तों यहाँ पे शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अमीनो एसिड होते हैं ये किसका बहुलक होते हैं, तो प्रोटीन का छोटा रूप ही अमीनो अम्ल कहलाता है। तो ये प्रोटीन के बहुलक होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों, शरीर में कुल 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बायोसिंथेसिस किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बायोसिंथेसिस है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो उपापचय, उपचय, अपचय, नाइट्रोजन। बायोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपचय। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो उपचय है, इस उपचय को अपन यहाँ पे बायोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि पाचन तंत्र से संबंधित क्रिया होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा यहाँ पे, बड़ी आंत का कौन सा भाग है। दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत का कौन सा भाग है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोलन, रेक्टम, सीकम या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों अपन ने छोटी आंत के भाग देखे थे, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने बता भी दिया था, डेडुनम, जेजुनम और इलियम के नाम से। सबसे बड़ा जो इलियम भाग होता है लगभग 3.5 मीटर का। लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत का पूछा गया है। बड़ी आंत लगभग कितनी होती है दोस्तों, मैंने बताया था टोटल बड़ी आंत होती है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके भी 3 भाग होते हैं, कोलन, रेक्टम और सीकम के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है उपरोक्त सभी। ये बड़ी आंत से संबंधित होते हैं, कोलन, रेक्टम और जो सीकम है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे बड़ी आंत से संबंधित रहने वाले हैं।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, एक व्यक्ति में यकृत का भार कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक एडल्ट पुरुष के अंदर यकृत होता है, जो लीवर होता है उसका कितना वेट होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक व्यक्ति में जो लीवर होता है, इस लीवर का वेट कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ही होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शरीर में इसका कितना वजन होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति में लगभग जो यकृत का वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, भोजन का अधिकांश भाग का पाचन किस अंग में होता है। दोस्तों यहाँ पे भोजन का जो अधिकांश भाग है, ज़्यादातर भोजन है वो उसका कौन से भाग में इसका पाचन होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आमाशय में होता है, ग्रासनली, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें से कौन सा भाग है जिसमें भोजन का अधिकांश यानी ज़्यादातर उसका पाचन है वो कौन से अंग में होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों मैंने बता भी दिया था कि जो अधिकांश भाग यानी लगभग जो 90% भोजन है वो 90% के लगभग, यहाँ पे दोस्तों फिक्स नहीं बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं अपन। तो लगभग 90% जो भोजन है वो यहाँ पे छोटी आंत के अंदर पाचन क्रिया होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहो दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है, कितना स्कोर आप कर पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्लास प्रश्न नंबर नेक्स्ट 27 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो छोटी आंत के अंदर जो भोजन पचता है वो लगभग 90% पाचन यही पर हो जाता है। उसमें से जो भोजन का अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किसके द्वारा अवशोषण का मतलब होता है दोस्तों, मान लो ये छोटी आंत हो गई और इस छोटे आंत के ये अंदर ये भोजन है और ये पच के तैयार हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया इसकी पाचन क्रिया। अब इसको अवशोषित करके ब्लड के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा, तो वो इसको अवशोषण बोलते हैं। यानी जो काम की चीज़ है जो ब्लड के अंदर जाएगी, रक्त के अंदर जाएगी, उसको अवशोषित कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ बचेगी उसको बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाएगा। बड़ी आंत में फिर से थोड़ा बहुत पाचन होगा, बचेगा उस वो कचरे के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करके ब्लड में ले जाने के लिए कौन सा होता है काम आते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विल्स पाई जाती है, यानी बड़ी छोटी आंत होती है दोस्तों। इस छोटी आंत के अंदर दोनों तरफ यहाँ पे अंकुरित ऐसे उभार पाए जाते हैं छोटे छोटे। ये उभार क्या करते हैं, पचा हुआ भोजन होता है, इस पचे हुए भोजन को यहाँ से खींच लेते हैं और ब्लड के अंदर इसको सप्लाई कर देते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 28, शरीर के सबसे कठोर तत्व का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछा गया है, उसका क्या नाम है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डियाँ सबसे कठोर, जबड़ा, इनेमल या फिर स्टर्नम। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनेमल होता है। वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। जो दोस्तों ये दांत होता है, इस दांत की जो आपको सफ़ेद सफ़ेद परत दिखाई देती है, यानी दांत आपको जो बाहर से वाइट दिखता है, ये वाइट परत होती है दांत की चारों तरफ, ये वाइट परत इनेमल की होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। और अगर दोस्तों ये दांत से ये परत वाइट परत हट जाए तो पूरा दांत बहुत जल्दी घिसकर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपने को दांतों को बचाने के लिए इनेमल की परत जरूरी होती है, और इनेमल को बचाने के लिए अपने को यहाँ पे दांतों को एनी टाइम सफाई या हाइजीन रखना जरूरी होता है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है वो इनेमल होगा, ये जो दांतों के चारों तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला आज की प्रश्न उत्तर का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। अपन यहाँ पे 30% नहीं अटेंड करेंगे आज, बाकी प्रश्नों को अपन कल की प्रश्नोत्तरी में अटेंड करेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। यहाँ पे ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है। दोस्तों जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज का बड़ा रूप ग्लाइकोजन, इसका संग्रहण होता है, यानी इसकी जो स्टोरेज होता है शरीर के कौन से भाग में होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों अपन ज़्यादा मात्रा में ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज होता है यानी शर्करा होती है, जो मीठा पदार्थ होता है उसको अपन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में किस में जाता है, ग्लूकोज के रूप में ज़्यादा मात्रा में जम के वो ग्लाइकोजन बन जाता है। और ये कौन से भाग में जाके एकत्रित यानी संग्रह हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे यकृत के अंदर जाकर यानी लीवर के अंदर जाकर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ में जम जाता है, यकृत में स्टोर हो जाता है और बाद में ये वापस ग्लाइकोजन के रूप ग्लूकोज के रूप में टूटकर शरीर को ऊर्जा देता रहता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्न मंदिर का प्रश्न नंबर 30 देखिए और लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कितने प्रश्नों का आप यहाँ पे सही जवाब दे पाए हैं वो आपके लिए यहाँ पे स्कोर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल सुबह 9 AM पर ध्यान रखना है दोस्तों, कल सुबह 9 AM पर यहाँ पे ध्यान रखना अपनी क्लास रहेगी थ्योरी की, वो थ्योरी की क्लास रहेगी CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अंदर 1%। कल की क्लास से निश्चित पूछा जाता है तो कल सुबह 9 बजे आप जरूर क्लास में जुड़े। और प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तर का लास्ट प्रश्न रहेगा, पाचन नली की सबसे भीतरी परत को अपन क्या कहते हैं। दोस्तों जो पाचन नली होती है इसकी सबसे भीतरी परत जो अंदरूनी परत होती है उसको अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाचन नली की सबसे जो अंदरूनी परत होती है उसे अपन म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितने स्कोर आप अचीव कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए अपना स्कोर। क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप क्लास को शेयर लाइक और जरूर करते रहे, शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को फिनिश करें दोस्तों। और क्लास में कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो स्कोर भी जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपके विचार और सुझाव भी आप जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ और सुबह मॉर्निंग में अपन थ्योरी की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।